नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देव सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और जो ये हमारा आज का लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, और जो दूसरा हमारा इसका टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे इसमें रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी। ये टॉपिक हमें आज क्लियर करने हैं और ये हमारा जो लेक्चर है ये इन्हीं पर ही बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारे पोलर बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ेंगे सबसे पहले कि नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर बनते हैं। तो याद रखिएगा, नॉन पोलर बॉन्ड्स केवल ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर बनते हैं जिनमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इक्वल होती है। अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं है तब उनके बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए ये जरूरी है, क्या जरूरी है भाई, कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होनी चाहिए। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। ठीक है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है टू आइडेंटिकल एटम्स के बीच में। ठीक है, इज सेड टू बी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। किस किस के बीच में बना हुआ होगा ये, जैसे कि हमारे पास में H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है और N2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, etc। ऐसे ऐसे जितने भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स होंगे, इन सभी के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वे हमारे कौन से बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और हमने इसके बारे में नीचे एक जो मेन लाइन लिखी हुई है, याद रखिएगा, डेफिनेशन आपको कंप्लीट लिखनी होगी। अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपकी जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं, जो आप मुझसे सीख रहे हैं, वो आपकी डेफिनेशन गलत भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा हुआ है लास्ट में, hence the shared pair of electron lies exactly between them। ठीक है, और जो उनका साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वे साझेदारी कर रहे हैं, जिसकी पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। चलिएगा, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इनमें से जो से हमने लिखे हुए हैं, इनमें से हम किसी भी एक का ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ हाइड्रोजन बना के दिखाऊंगा। तो हाइड्रोजन का जो सबसे बाहर का सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा। तो ये दूसरे का बना रखा हमने, तो क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसका लेगा। ठीक है, तो इस आप दूसरे को भी देख सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास में Cl है, Cl के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरे के में भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो ये क्या काम करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन अपना ये 8 पूरा करना चाहेंगे। ठीक है, तो एक क्लोरीन एटम क्या काम करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहेगा, और 8 पूरे करने के चक्कर में ये क्या काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और Cl के बीच में कैसा आ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ Cl के एटम, Cl एटम के बीच में कैसा आ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा बॉन्ड होगा ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, मगर ये कैसा कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसमें जो पार्टनरशिप का जो इनका इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड का इनका इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो दोनों के कैसा रहेगा, बीच में रहेगा, किसी भी एक एटम की ओर को अधिक आकर्षित नहीं होगा, उसका अट्रैक्शन किसी से भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टॉपिक, जो हमारा दूसरा है हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ये मेरे पीछे आपको हेडिंग समझ भी रही है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो आपको दिख रही है। फिर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। इफ ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू dissimilar the shared pair of electron do not lies exactly between them। ठीक है, अब हमने बोलना शुरू कर दिया कि यदि कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम्स के बीच में बनता है जो कैसे हैं, डिसिमिलर, मतलब असमान है, उनमें कोई भी समानता नहीं है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट लाइज एग्जैक्टली बिटवीन, और जो शेयर किया उनका इलेक्ट्रॉन है, जो उन्होंने शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे जस्ट बिल्कुल बीचों बीच उनके सिचुएटेड नहीं है, बीचों बीच में उपस्थित नहीं है। ठीक है, देम बट शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो बीच का उनका जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ओर को थोड़ा सा
अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी ओर को खींचा जा रहा है, चला जा रहा है। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑफ विच पोलरिटी इज डेवलप, तो इस कंडीशन में क्या होगी, इनमें पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इन बॉन्ड, बॉन्ड में, एंड बॉन्ड इंसाइड, और बॉन्ड कहलाएगा फिर हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और बॉन्ड हमारा फिर क्या कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन एग्जांपल को देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास में HF है, H2O है, NH3 है, ये एग्जांपल हमने इसके लिखे हुए हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी, HF की, तो यहाँ H के पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और F के जो आउटर मोस्ट सेल होता है प्यारे बच्चों, इसमें इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होगी, ठीक है। और ये अपने 8 पूरे करने के लिए H का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और H क्या काम करेगा, अपने 2 पूरे करने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इस कंडीशन में जो इनका जो शेयरिंग का पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा F की ओर को ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में F पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, और H पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस आ जाएगा, ठीक है। F पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और H पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। क्यों, क्योंकि जो इनका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो F की ओर को थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा खिसक गया है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी आपको समझ में आई गई होगी। चलिए अब इसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट इसे ही समझेंगे, हमने लिखा हुआ है इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू पोलिंग इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स, ठीक है। पोलिंग ने अपना एक फिनोमिना दिया था इसे समझाने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड को और आयनिक बॉन्ड को, कि कब वो कोवेलेंट होगा और कब वो आयनिक होगा। तो इन्होंने अपने फॉर्मूले में समझाया था, क्या समझाया था इन्होंने, कि यदि इफ टू एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.9 एट देम, अगर दो एटम्स के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.9 है या इससे ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो 50% आयनिक होगा और 50% कोवेलेंट होगा, ठीक है। नेचर में उसका जो नेचर होगा बॉन्ड का, वो 50% आयनिक होगा और 50% कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। और इन्होंने इसके लिए एक इंपीरिकल फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए लिखा हुआ है इसमें, Pauling give a empirical formula for calculating percentage ionic character in covalent molecule, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में उसकी कोवेलेंट परसेंटेज को निकालने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था देखिएगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 0.16 डेल्टा प्लस 0.035 डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। और यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा होती है, जो डेल्टा है, ये डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा होता है हमारा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एटम्स, ठीक है। दो एटम्स की क्या होती है, ये डिफरेंस होती है, ठीक है, कौन, डेल्टा। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हमारे पास में है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। बात करेंगे रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस क्या होता है, फिनोमेना होता है, ठीक है। और रेजोनेंस में किसी भी ऐसे एटम को लिया जाता है, किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को लिया जाता है जिसे आप किसी भी एक स्ट्रक्चर के द्वारा सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक पर्टिकुलर बिल्कुल एक सही स्ट्रक्चर के द्वारा सोल्व नहीं किया जा सकता है, और उसे उससे ज्यादा कई मतलब 1 2 3 अलग अलग संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं रेजोनेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस बोल देते हैं। चलिएगा एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेवरल टाइम्स इट हैज बीन observed that all properties of a compound cannot be explained by its single structure, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी एक कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा शो नहीं किया जा सकता है। These are explained by its more than one structure, और इन्हें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्टेबिलिटी, रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय असम्बलिंग, ठीक है, असम्बलिंग, ठीक है। यहाँ क्या है हमारे पास में, जो बेंजीन की रिंग है उसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा शो नहीं करते हैं, एक से ज्यादा के द्वारा शो करते हैं। चलिएगा एक बार इसे देख लेते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, वेरियस पॉसिबल structures of a compound are called as its resonating or canonical structure, while actual compound is as hybrid
ऑफ देम देन फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसमें हम लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर एक और स्ट्रक्चर जो दो हैं वे पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं कंपाउंड के, और वही कहलाए जा रहे हैं हमारे रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो एक्चुअल कंपाउंड होता है वो हाइब्रिड होता है दोनों के दोनों कंपाउंड्स के बीच का। देन ठीक है, देन फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, और ये फिनोमेना हमारा कहलाता है रेजोनेंस। ठीक है, बेंजीन को देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है इसी टाइप से ये बेंजीन है हमारे पास में, और बेंजीन को हम लगभग इन दो स्ट्रक्चर से शो करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बीच में जो एरो हमने दिखाया हुआ है ये रेजोनेंस का ही है। ठीक है, ये जो बीचों बीच आपको एरो चमक रहा है पीछे, ये जो एरो चमक रहा है दो मुंह वाला, ये हमारा रेजोनेंस का ही है। तो ये बेंजीन की संरचना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की संरचना है, इन्हें समझाया था किसने, कैकुले ने, और ये इस प्रकार की होती है जिस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। चलिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। ठीक है, रेजोनेंस को एक ऐसे एरो से शो करते हैं जिसमें डबल हेड का दो सिर का एरो लगा हुआ होता है बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एक कंपाउंड शोविंग रेजोनेंस, एक कंपाउंड रेजोनेंस को शो करता है इज मोर स्टेबल, वो कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा देन एनी वन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और वो एक अपना कंट्रीब्यूट देता है किसमें, उसके स्ट्रक्चर में। दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है किसकी, रेजोनेंस की, as compared with the most stable contributing structure it terms as resonance energy। ठीक है, और यही हमारी जो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है किसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड की, जब हम इसे कंपेयर कर देते हैं किससे, उसकी स्टेबिलिटी से, तो दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा निकल के, वही हमारी क्या होती है इसमें रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसे हम किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल में नापते हैं, कि दोनों इसकी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसका एक अलग से फॉर्मूला भी बना हुआ है क्या, कि रेजोनेंस एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड की जो एक्चुअल एनर्जी होती है अगर हम उसमें से घटा दें किसे, बॉन्ड की, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी को, तो हमारे पास में निकल के आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी। या दूसरा इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल एनर्जी। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात करेंगे तो भी ये भी किसके बराबर होते हैं, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल ही होते हैं दोनों के दोनों। इफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड इज ग्रेटर, अगर किसी कंपाउंड के लिए जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा होती है, द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड विल बी मोर, तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड होगा हमारा उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी कैसी रहेगी उसकी, मोर रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करेंगे अपनी अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड में हमने समझा रखी है क्या, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है, ये इसमें हमने लिया है RCOO माइनस का, इसमें हमने बताया है ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर रिटन बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जितने भी इसके पोजीशन बनेंगे, जितने भी रेजोनेंस पोजीशन बनेंगी, वे बनेंगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण। इसमें एटम अपनी पोजीशन में वहां के वहां ही रहेंगे। ठीक है, द पोजीशन ऑफ एटम रिमेन फिक्स्ड फॉर एग्जाम्पल, इसका एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस कंडीशन में जो एटम्स होंगे उनकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स होगी, मगर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इधर उधर उनसे घूमते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर। देखिएगा इसमें पहले हमने लिया है RCOO माइनस। तो जब आप इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है, इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ ओ पे क्या है, इस वाले ओ पे माइनस है। दूसरी कंडीशन में देखिएगा तो जिसका जस्ट ऊपर वाला ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये इसकी पहली कंडीशन हुई कि एटम कैसे रहेंगे, सिचुएटेड रहेंगे अपने ही पोजीशन पर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर उधर जाते रहेंगे। फिर इसके बाद में पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 में बात करेंगे तो द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। अब नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, मगर जो एटम की सिचुएशन है वो कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिएगा एक मिनट देख लेते हैं इसमें।
द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम आल्सो इच स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एटम की कंडीशन चेंज है। यहाँ हमारे पास में कौन है, नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कौन सा है ऑक्सीजन, और ये हमारे पास में कौन सा है नाइट्रोजन। ठीक है, बात करेंगे पॉइंट नंबर थर्ड की। तो थर्ड पॉइंट में हमने इसमें लिखा हुआ है द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल एनर्जी। ठीक है, कि जो इसका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है वो लगभग ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम होता है, किसके, केमिकल एनर्जी के। और इस वाली कंडीशन में हमने जो बनाई है वो बेंजीन बनाई हुई है। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास में बेंजीन है, ये डबल हेडेड एरो है। ठीक है, जो रेजोनेंस को शो करता है, और ये बेंजीन में बने हुए 3 बॉन्ड हैं जो अलग अलग से आके हमने इसमें जोड़ रखे हैं। ठीक है, ये पहला कैकुले के द्वारा बनाया हुआ है, और जो दूसरा एक दूसरे साइंटिस्ट थे ये इनके द्वारा बनाया हुआ है। इन्होंने इसके 3 स्ट्रक्चर दिए थे। ठीक है, दूसरे वालों ने, और जो पहले वाले हैं कैकुले, इन्होंने केवल इसके कितने दिए थे, 2। इनके नाम का कोई डाउट नहीं है, नाम आपको इनके नीचे ही दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक कैलकुले का है, और जो दूसरा है वो किसका है, हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट हैं ये है डीवार। ठीक है, डीवार ने स्ट्रक्चर दिए थे बेंजीन के, और किसने दिए थे, कैलकुले। चलिए बात करेंगे अब हम किसकी, कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस की। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस है, इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पर भी ऑब्जर्व करता है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो जो बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ बिटवीन बॉन्ड्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है ये इसकी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है कौन, बॉन्ड लेंथ लाइंग इन बिटवीन 2 ओरिजिनल बॉन्ड्स लेंथ। ठीक है, कि जो 2 ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ होती हैं उनके बीच में। ठीक है, चलिएगा दोबारा से समझ लेंगे इसे। द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ बिटवीन बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है किसके, 2 बॉन्ड्स के बीच में, टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस का एक पार्ट होता है, हैज कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, और वैल्यूबल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है किसका, रेजोनेंस का, लाइंग इन बिटवीन 2 ओरिजिनल बॉन्ड्स। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ की 2 ओरिजिनल लेंथ होती हैं उनकी बात करी जा रही है। ठीक है, उन्हें फिर इसके नीचे हमने इसमें लिखा हुआ है द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑफ CO इज 113 ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है ppm। ठीक है, जो CO में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 113। ठीक है, 113 pm है, पैरामीटर है, सॉरी ppm नहीं है, पैरामीटर है। पैरामीटर होता है, अगर बात करेंगे पैरामीटर की, तो एक पैरामीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर की। ठीक है, while bond length of CO is 110 pm, bond while suggested the condition of structure second is more than others in CO molecules। तो यहाँ हमारे पास में CO के 2 बॉन्ड लेंथ शो करी गई हैं। एक कौन सा है हमारे पास में, 113 है, और दूसरा कितना है, 110। तो जिसमें बॉन्ड लेंथ 110 होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, वो अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है रेजोनेंस एनर्जी। चलिए रेजोनेंस एनर्जी देखते हैं। सिंस रेजोनेंस अराइज इन ए मॉलिक्यूल्स, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है, अराइज हो जाता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण, दिस रिजल्ट इन डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो डीलोकलाइजेशन होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिक्रीज कर देता है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को भी। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। और जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 2 वैल्यूज का, 2 एनर्जी वैल्यूज का क्या होती है, डिफरेंस होती है किसका, ऑब्जर्व्ड वैल्यू का और कैलकुलेटेड वैल्यू का, ड्यू टू डिक्रीज द एनर्जी स्टेबिलिटी। ठीक है, एनर्जी स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी स्टेबिलिटी की डिक्रीज होने के कारण जो मॉलिक्यूल है
वो कैसा हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, तो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है, जो रेजोनेंस एनर्जी है, जो अलग से एनर्जी उसकी निकल आ रही है, वो कैसी है, अगर कम है, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है, यही है, मॉलिक्यूल इंक्रीज द सेम proportion. For example, resonance energy of benzene molecule is 36 किलो कैलोरी पर मोल। इसका रीजन इन्होंने दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि जो एक बेंजीन का मॉलिक्यूल्स होता है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल, कम होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।